हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो बेसिक वाला चैप्टर है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टेक्स्ट निकालना सिखाया था। मैंने आप लोगों को मार्जिनल रिलीफ के बारे में बताया था। भाई, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों क्वेश्चंस बहुत इजीली हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे जरूर मैसेज करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, मुझे क्लिक करके मैसेज करें। मैं उसका पक्का पक्का आपको रिप्लाई दूंगा। राइट। तो ये सारी बातें दोस्तों हमारी लास्ट क्लास में हो गई थी कि मार्जिनल रिलीफ कब और कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारा डिस्कशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करवा दिया था। इसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स आपको बताई थी, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके लिए नई है। दोस्तों, जब आप लोग आगे बढ़ोगे इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर ये टैक्स रेट्स आप लोगों के सामने आएंगी। तो ये टैक्स रेट अभी आप लोगों को याद नहीं करनी है। जब रेस्पेक्टिव चैप्टर आएगा तो वहां पर दोस्तों मैं इन्हें बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉटरी विनिंग्स क्या होती है, इंडियन ब्लैक मनी किसको कहते हैं, ये सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं ऑप्शनल स्कीम आपको बता देता हूँ। स्लैब रेट आप लोगों को याद होगा कि जो लोग इंडिविजुअल होते हैं उनको 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग इंडिविजुअल हैं 60 से कम है उनका 250 तक था। फिर 250 से लेके 5 लाख तक 5% देना पड़ता है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक अगर आप जाओगे तो भाई आपको 20% देना पड़ेगा। और 10 लाख से ऊपर जाओगे तो 30% देना पड़ेगा। यही बताया था मैंने। दोस्तों, अगर सीनियर सिटीजन हो, 60 ईयर्स या ज्यादा हो, रेजिडेंट हो, तो वही स्लैब जो 250 था वो आपके लिए 3 लाख हो जाता था। आगे तो सेम रहता था, 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 से ऊपर जाओगे तो 30%। और दोस्तों, जो लोग सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन जिनका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा होता है, और 80 ईयर्स और उससे तो ज्यादा है ही है, साथ में अगर वो इंडिया में रेजिडेंट है, तो वहां पर दोस्तों वो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख हो जाता था। मतलब आपको 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता था, 5 से ऊपर देना पड़ता था। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि यहां पर गवर्नमेंट एक ऑप्शनल स्कीम लेकर आई है। जो स्लैब रेट आपने पहले पढ़ी थी, उस स्लैब रेट की जगह अगर आप चाहो तो ऑप्शनल टैक्स रेट को लगा सकते हो। और वो ऑप्शनल टैक्स रेट क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो स्पेशल टैक्स रेट है जिसमें कंपलसरी वाली जो है, देखो, अगर आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉटरी है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, तब तो आप लोगों को फ्लैट रेट ही लगानी पड़ेगी। फिर तो कोई इलाज नहीं है। फिर तो भाई साहब आप लोगों को फ्लैट रेट ही देनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो जनरल इनकम होती है, जनरल इनकम, ये वाली जो कंपलसरी वाली इनकम है, इसके अलावा जो जनरल इनकम होती है, जनरल इनकम जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। यू कैन गो फॉर स्लैब रेट्स, जो 250 वाली स्लैब रेट है, या फिर आपको एक ऑप्शनल स्कीम दी गई है। अब ये ऑप्शनल स्कीम क्या है ये मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो ऑप्शनल स्कीम है ये आपको अट्रैक्टिव लग सकती है, अभी मैं आपको नोट करवाऊंगा। आपको लगेगा यार बड़ा फायदे की चीज है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शनल वाली रेट लगाओगे, चलो मैं पहले एक बार आपको नोट करवाता हूं। जब आप ऑप्शनल वाली टैक्स रेट को नोट करोगे तो आपको लगेगा वाह यार ये तो बहुत बढ़िया है। चलो अभी अपन बात करते हैं। पहले आप लोग ऑप्शनल वाली जो टैक्स रेट है उसको यहां पर पढ़ लो और समझ लो, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग अपना जो भी कॉपी पेन रजिस्टर है भाई वो सब लोग निकाल लीजिए, और यहां पर जो ऑप्शनल टैक्स रेट है उसको पढ़कर समझने की कोशिश करिए। देखो भाई, ऑप्शनल टैक्स रेट क्या होती है, तो मैं आप लोगों को, वैसे तो ऑप्शनल टैक्स रेट फर्म के लिए, कंपनी के लिए, सबके लिए है। लेकिन आपका जो एग्जाम है दोस्तों, आपका जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग केवल इंडिविजुअल और एचईयू है। ध्यान से सुनिएगा,
केवल इंडिविजुअल और HUF वाली जो टैक्स रेट है वही दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर काम आने वाली है। तो एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम इस बात को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शनल के अंदर आप लोग सबसे पहले यहां सेक्शन नंबर लिखेंगे एंड इसका जो सेक्शन नंबर है दोस्तों वो आपको लिखना पड़ेगा 115 BAC। आप लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पर भी सेक्शन का रेफरेंस बार बार आता है। तो एक बार देख लेते हैं भाई सेक्शन 115 BAC में कौन सी ऑप्शनल टैक्स रेट दी गई है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं होता है, आपको सेक्शन नंबर लर्न नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेने का। सेक्शन नंबर का कोई अलग से मार्क्स नहीं है मेरे भाई, अलग से कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पर। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्स ऑन एनी इंडिविजुअल और HUF। यहां जो हम ऑप्शनल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। और ये ऑप्शनल टैक्स रेट क्या है तो आप लोग यहां पर लिख लो ऑप्शनल स्लैब। और क्या है हमारा ऑप्शनल स्लैब मैं बता दूं आपको, इफ टोटल इनकम और दूसरी तरफ आप लोग लिखोगे टैक्स रेट। इफ टोटल इनकम अप टू 2,50,000, अगर 2,50,000 रुपया तक का टोटल इनकम है तो आपको टैक्स रेट लिखना पड़ेगा निल, ठीक है। और अगर आपकी इनकम अबव है 250 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा है लेकिन अप टू 5 लाख है, अप टू 5 लाख है तो आपको देना पड़ेगा 5%। अब इसके बाद देखना कमाल होगा, इसके बाद कमाल होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन अप टू 7,50,000 है, 7,50,000 है, तो आपको देना पड़ेगा 10%। अब आपके दिमाग में आएगा यार जब अपन पहले पढ़े तब तो 20 लग रहा था, या तो 10 ही लग रहा है। अभी तो देखते जाओ भाई, कमाल देखते जाओ। अगर हमारा टोटल इनकम 750 से भी ज्यादा है, 7,50,000 रुपया से भी ज्यादा है, लेकिन अगर वो अप टू 10 लाख है, 7,50,000 से ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, 10 लाख तक है, तो हमको देना पड़ेगा 15%, 15% देना पड़ेगा। और अगर भाई लोगों वो अबाउ 10 लाख है, अगर वो 10 लाख रुपया से ज्यादा है, 10 लाख रुपया से ज्यादा है लेकिन अप टू 12,50,000 है भाई, तो आपको देना पड़ेगा 20%, 20%। वाओ यार मजा आ गया, अब जाके लग रहा 20। और भाई लोगों अगर वो 12,50,000 से भी ज्यादा है लेकिन वो अप टू 15 लाख है, 15 लाख तक है, तो आपको देना पड़ेगा 25%। और इससे ज्यादा है, अगर 15 लाख से भी ज्यादा है तो जितना अमाउंट 15 लाख से ज्यादा होगा उस पर लगेगा 30%। तो दोस्तों आप लोगों ने पहले कौन सा स्लैब पढ़ा था वो मैं दिखाता हूं, फिर आपके सामने कंपैरिजन होगा। याद करो दोस्तों, जब आप लोगों को मैंने स्लैब रेट बताई थी इंडिविजुअल और HUF के लिए, ये देखो, तो आपने इंडिविजुअल HUF के लिए स्लैब रेट में पढ़ा था कि 250 तक टैक्स निल देना है, निल। आपने निकाले भी है बहुत सारे क्वेश्चंस में। अगर इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो जाती है लेकिन बट अप टू 5 लाख हो जाती है तो आपको 5% देना है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन 5 लाख से ऊपर जाते ही अप टू 10 लाख सीधा 20% लगना शुरू हो जाता था, और 10 लाख से ऊपर जाते ही 30%। तो आपको लगेगा यार ये वाला जो स्लैब रेट है ये तो बहुत ज्यादा हाइयर है, इसमें तो टैक्स की रेट बहुत ज्यादा लग रही है भाई। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम ये वाला स्लैब ना लगाना चाहो, अगर तुम ये वाला स्लैब ना लगाना चाहो तो भाई लोगों तुम ये वाला स्लैब भी लगा सकते हो। ये वाला जो स्लैब है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला, तो तुम ये वाला भी लगा सकते हो। ये वाला कौन सा, जिसमें 250 तक जीरो, चलो ये तो सेम हो गया। 250 से 5 लाख 5%, ये भी सेम हो गया। अब आता है बहुत जबरदस्त ट्विस्ट कहानी में,
5 लाख से 7.5 तक ओनली 10%। वाओ। 750 से 10 लाख तक 15, कहां 20 लग रहा था, वहां 10 और 15 दो टुकड़े कर दिए। 10 लाख से ऊपर 12,50,000 तक ओनली 20%, कहां 30 देना पड़ रहा था, आपको 20 देना पड़ रहा। 1250 से 15 लाख 25%, कहां 30 देना पड़ रहा था, 25। 15 लाख के बाद जाकर 30 लग रहा, वहां 10 से ऊपर ही 30 लग जाता था। बताओ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप कहोगे कि सर ये जो सेक्शन है ना 115 BAC, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। यहां पर इंडिविजुअल का टैक्स बचेगा, उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। दोस्तों मैंने भी जब इसको पहली पहली बार पढ़ा था, फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी ये ऑप्शनल स्लैब रेट बहुत अट्रैक्टिव लगी थी। मैंने कहा यार मजे आ गए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने ये तो देख लिया कि हाँ मुझे बहुत फायदा है, लेकिन मुझे इसके पीछे होना क्या पड़ेगा, मतलब व्हाट आर द कंडीशंस। दोस्तों अगर आप ये ऑप्शनल स्लैब रेट लोगे, अच्छा दोनों में से एक ही ले सकते हो, या तो ऑप्शनल वाला ले लो या वो वाला ले लो जो पहले पढ़ा था। अच्छा जो स्पेशल इनकम है उस पर तो देखो यही वाली रेट्स लगेंगी, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑप्शनल स्लैब रेट लगाओगे तो भी स्पेशल इनकम पर तो यही रेट लगनी है, आप नॉर्मल स्लैब रेट लगाओगे तो भी यही लगनी है, तो स्पेशल में तो कोई फर्क नहीं है। बाकी इनकम पर आपके पास दो रास्ते हैं दोस्तों। यू कैन गो फॉर दिस स्लैब रेट जो मैंने आपको पहले बताई, या अगर आप चाहो तो इसमें भी आ सकते हो, ये वाला जो नील 5%, 10%, 15%, 115 BAC, इसमें भी आ सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या खोना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन इस बात पर लिया जाता है कि हमको बेनिफिट क्या होगा, लेकिन नुकसान भी होता है। अब देखो इसके पीछे नुकसान क्या है, तो आपको मैं कंडीशंस लिखा देता हूं। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो ऑप्शनल स्कीम है ये केवल आप लोगों को इंडिविजुअल और HUF के लिए ही पढ़कर जानी है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं पढ़नी है। अच्छा दोस्तों यहां पर आप जब ऑप्शनल स्लैब लगाओगे, सेक्शन 115 BAC को लगाओगे, तो देखो भाई क्या होगा, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई, इसको अपन थोड़ा सा अलग कर देते हैं कि दिस इज अ डिफरेंट मैटर। इसके नीचे आपको कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, व्हाट आर द कंडीशंस। और कंडीशंस दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि भाई ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो आप कंडीशंस में लिखोगे सबसे पहले, फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑब्लिक डिडक्शंस will not be available। जो फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं या डिडक्शंस हैं विल नॉट बी अवेलेबल, वो आप लोगों को यहां पर नहीं मिलेंगे। फॉलोइंग बेनिफिट्स और डिडक्शंस विल नॉट बी अवेलेबल। तो कौन कौन से बेनिफिट हैं, कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो आप लोगों को यहां पर नहीं मिलने वाले, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आप लोग लिखोगे यहां पर सेक्शन 10AA। अच्छा इसके अंदर जो बातें मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, हो सकता है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड है। लेकिन आप अभी लिख लो, अभी लिख लो, क्योंकि जब मैं ऑप्शनल स्लैब रेट पढ़ाऊंगा तो भाई कंडीशन तो मुझे साथ में लिखानी पड़ेगी, और ये सारी की सारी बेनिफिट और कंडीशन आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, हेड्स ऑफ इनकम जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उनसे कोरिलेटेड है। पर आप लिख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे ही हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ये कंडीशंस आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। आप लिखकर रख लो, अभी इसको लिख लो, अभी समझना नहीं है, केवल आपको नोट करना है। सेक्शन 10AA सेज। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहां पर सेकंड पॉइंट लिखोगे, सैलरी अलाउंस एग्जम्पशन। सैलरी अलाउंस एग्जम्पशन, फिर लिखोगे सैलरी
डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, और इसमें आपको 3 तरह के डिडक्शंस लिखने हैं। पहला लिखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा आपको लिखना है, अभी समझना कुछ नहीं है, केवल नोट कर लो, प्रोफेशनल टैक्स, और थर्ड आपको लिखना है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इसके अलावा लिख लो भाई इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। एचपी का मतलब होता है हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद लिख लो एडिशनल डिडक्शंस। उसके बाद लिख लो सेक्शन 33AB एंड 33ABA। उसके बाद लिख लो सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। अभी बस आपको नोट करना है इन्हें। इसके बाद आप लोग लिख लो सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। उसके बाद आप लोग लिख लो सेक्शन 35CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। इसके बाद आप लोग लिख लो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A और ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80CCD2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई लोगों। तो सर ये आपने क्या लिखवाया है दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी अगर आप ऑप्शनल स्लैब रेट में जाओगे। अगर आप नॉर्मल स्लैब रेट की जगह ऑप्शनल वाला स्लैब रेट लगाओगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। तो आपको खोना क्या पड़ेगा, आपको इतने सारे बेनिफिट और डिडक्शन जो है ना वो नहीं मिलेंगे, विल नॉट बी अवेलेबल। तो आप टैक्स रेट कम वाली लगा लो, लेकिन ये जो फायदे इनकम टैक्स में मिलते हैं ये आपको नहीं मिलने वाले। अब आप कहोगे सर ये कौन कौन से फायदे और बेनिफिट है जो नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों अगर मैं अभी चाहूंगा भी तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये सारे वो बेनिफिट हैं, वो डिडक्शन हैं जो आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम होते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। जब टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है दोस्तों तो टैक्स बच जाता है। दोस्तों हर इंसान, मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी कहा था आपको, हर पर्सन, हर इंसान अपनी इनकम को तो बढ़ाना चाहता है दोस्तों, लेकिन वो अपनी टैक्सेबल इनकम को कम रखना चाहता है। और ये सारी चीजें वो है जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे आपको फायदा होता है। इनकम कम होने से फायदा नहीं होता, इनकम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्सेबल इनकम के कम होने से फायदा है, क्योंकि उसमें आपको टैक्स कम देना पड़ता है। और ये सारे वो बेनिफिट हैं, वो डिडक्शन हैं जो आपको टैक्सेबल इनकम निकालते समय मिलेंगे। और ये सब मैं आपको आगे आने वाले हेड्स ऑफ इनकम के अंदर बताऊंगा। कुछ सैलरी में बताऊंगा, कुछ हाउस प्रॉपर्टी में बताऊंगा, कुछ मैं आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर में बताऊंगा, एक लास्ट में डिडक्शंस पढ़ाऊंगा चैप्टर 6A की। ये सारे के सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे। मतलब अगर आप नॉर्मल स्लैब रेट लगाओगे जो पहले पढ़ा था तो ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर आप ऑप्शनल वाला लगाओगे, ऑप्शनल वाला, तो फिर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिकली में हमारे ऑफिस में 99% लोग ऑप्शनल वाले स्लैब रेट में नहीं जाना चाहते,
वो लोग ऑप्शनल वाले स्लैब रेट में जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमारा तो जो पुराना वाला सिस्टम था, जो नॉर्मल स्लैब रेट था, वही अच्छा है, क्योंकि हमें इतने सारे बेनिफिट लेने हैं तो फिर ये हमको नहीं मिलेंगे। हाँ, किसी के पास अगर ये वाले बेनिफिट नहीं है तो उसके लिए फिर ये वाली जो नई ऑप्शनल स्लैब रेट आई है ये ज्यादा बेटर है। अब ये बात जब मैं आगे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, सारे हेड्स करा दूंगा, उसके बाद टोटल इनकम निकालने के बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन में नॉर्मल स्लैब रेट से कितना टैक्स आ रहा है और ऑप्शनल स्लैब रेट से कितना टैक्स आ रहा है। जिसमें कम आएगा भाई असेसी तो उसी को अडॉप्ट करेगा ना, कोई भी पर्सन टैक्स ज्यादा क्यों देना चाहिए। तो आप लोग अभी इनकी टेंशन मत लो, ये सारी बातें अभी आपको नहीं समझने वाली, ये आगे चैप्टर्स में कवर्ड होंगी, पर मुझे अभी नोट करवाना जरूरी था, क्योंकि जब मैं ऑप्शनल स्लैब रेट पढ़ा रहा हूं भाई, तो उसके साथ में क्या क्या बेनिफिट आपके खत्म हो जाएंगे वो मुझे नोट करवाना जरूरी है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा अभी पेंडिंग रख लो, आगे जैसे जैसे चैप्टर कराऊंगा वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद एक छोटी सी बात, जिसके कई बार एग्जाम में नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं। क्या है वो चीज, देखो क्या है वो चीज, देखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। और यहां पर आप लोग लिखोगे, सेक्शन है इसका 288A एंड 288B। एक तो 288A आप लिख लो और एक आप लोग 288B यहां पर लिख लो। ठीक है भाई। तो ये जो सेक्शन 288A है और 288B है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। टोटल इनकम हो या टैक्स पेबल हो, इसको आपको करना पड़ेगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज। जो नियरेस्ट 10 रुपीज है उसमें आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे एग्जाम में इतना काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम 10,70,514 है, तो आप जब इस पर टैक्स लगाओगे तो आपको इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे करोगे राउंड ऑफ? 10,70,510, क्योंकि 514 रुपया है ना, तो इसको 510 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 10,70,515 हो जाएगा तो आप लिखोगे 10,70,520। अगर 516 होगा तो 520, 517 होगा तो भी 520, 518 होगा तो भी 520। तो आपको इसको नियरेस्ट में, अगर वो 4 रुपया या उससे कम है तो इग्नोर कर दो, और अगर वो 5 रुपया या उससे ज्यादा है तो आप उसको जो है आगे वाले फिगर में राउंड ऑफ कर दो। ऐसे ही दोस्तों जो टैक्स होता है, टैक्स अगर वो 8167 है तो आप कर दो 8170, यही तो करोगे। अगर वो 8161 है तो आप क्या लिख दोगे? 8160। तो ऐसे आपको ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर इसे राउंड ऑफ करना पड़ता है, जिसे आपको यहां पर क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो ये सारा हमारा टैक्स रेट और ये एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। सब कुछ मैंने आपको बेसिक वाले चैप्टर में करा दिया है। अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको नजर आता है कहीं पर भी स्टडी मैट में, बुक में, तो वो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करूंगा। क्योंकि कई चीजें ऐसी हो सकती हैं दोस्तों की जो पहले आपके स्टडी मैट में कवर हो,
लेकिन हम अपने नोट्स में उसको बाद में कवर करते हैं, क्योंकि कौन सी चीज कहां पर पढ़नी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट और टॉपिक्स हैं दोस्तों जिन्हें हमें बाद में कवर करना पड़ता है। तो जो भी स्टार्टिंग फेज चाहिए, जो भी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, वो सारा नॉलेज दोस्तों मैंने अभी तक आप लोगों को दे दिया है। अब बेसिक वाले चैप्टर में एक छोटी सी चीज रह गई है जो कि पूरे एंटायर इनकम टैक्स में दोस्तों आप लोगों के काम आएंगी। और वो ऐसी कौन सी छोटी सी चीज है भाई जो रह गई है, वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं। वो कोई सेक्शन या लॉ नहीं है भाई, वो एक प्रिंसिपल है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो पूरे एंटायर इनकम टैक्स में आप लोगों के काम आता है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं भाई, खत्म करेंगे इसको, बेसिक वाले चैप्टर को। इसके बाद में आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताऊंगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो ताकि आज हमारा जो बेसिक वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग यहां पर लिख लो भाई, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। एक तो होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक होता है दोस्तों डाइवर्जन ऑफ इनकम। इसके अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूं क्या है, और ये पूरे मतलब इनकम टैक्स में काम आने वाली चीज है दोस्तों। जब कोर्ट में मैटर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नाम सुना होगा आपने, तो वहां पर जो कोर्ट के जजेस होते हैं, माई लॉर्ड, ऑर्डर ऑर्डर, तो माई लॉर्ड भी भाई जब डिसीजन सुनाते हैं किसी केस में, जब वो अपना जजमेंट सुनाते हैं, तो दोस्तों वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। एक को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम और दूसरे को बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। दोनों बातें बहुत मजे से समझाऊंगा विद एग्जांपल दोस्तों। पहले आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं दोनों आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो भाई लोगों, सबसे पहले आप लोग लिख लो एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब ये भाई एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या चीज होती है, तो आप इसमें लिखोगे इनकम ट्रांसफर्ड बाई assessee on own will without any obligation। और इसमें लिख लो भाई टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ assessee। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी ऐसी इनकम जो ट्रांसफर कर दी गई है बाई एसएससी। एसएससी कौन होता है, मैंने बताया था, जो टैक्स देने के लिए लाइबल होता है उसको हम एसएससी बोलते हैं। ऑन ओन विल, ओन विल मतलब अपनी इच्छा पर, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन मतलब कोई बाउंडनेस नहीं है, आप अपनी इच्छा पर इनकम को ट्रांसफर करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। सपोज करो आप सीए का, सीएस का, सीएमए का, डॉक्टर का, इंजीनियरिंग का कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, और आपने कहा कि हे भगवान मुझे सीए बना दो, मुझे सीएस बना दो, मुझे सीएमए बना दो, मुझे डॉक्टर बना दो, मुझे इंजीनियर बना दो, मुझे पायलट बना दो, लेकिन मुझे कुछ बना दो, और मैं आपको जो मेरी जॉब लगेगी तो 1 महीने की जो मेरी सैलरी हुई, चाहे वो कितने भी लैक्स में हो, मैं आपके मंदिर में भंडारा करूंगा जी, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं लंगर लगाऊंगा, 1 महीने की सैलरी आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा, मैं खाने के रूप में कैसे भी मतलब मैं डोनेट करूंगा मंदिर में। अब दोस्तों आपको पूरे 12 मंथ्स का सैलरी मिला। दोस्तों ध्यान से बताइएगा, 12 में से 1 महीने का सैलरी आपने मंदिर में खर्च कर दिया। मुझे बताओ दोस्तों, आपको जो टैक्स देना है, क्योंकि टैक्स तो पूरे प्रीवियस ईयर पे इनकम पर लगता है, प्रीवियस ईयर आपको पता है पूरा 12 मंथ्स का,
तो आप जो टैक्स दोगे वो 11 मंथ्स का सैलरी पर दोगे या 12 मंथ्स का? दोस्तों सोच समझकर जवाब दीजिएगा, 11 मंथ्स का सैलरी पर दोगे या 12 मंथ्स का? सोच समझकर अपना आंसर मुझे दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप 11 मंथ सोच रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। यहां टैक्स लगेगा 12 मंथ्स की सैलरी, क्योंकि आपने इनकम ट्रांसफर करी ऑन विल, अपनी इच्छा पर। कोई भगवान थोड़ी आपको कुछ कहने आ रहे हैं, आप नहीं भी चढ़ाओगे तो क्या हो जाए, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने बस मन में सोचा, श्रद्धा की बात है। ठीक है भाई, तो आपको पूरे 12 मंथ्स का सैलरी पर देना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर कोई बाउंडनेस नहीं था। तो अगर आप पैसे आपको मिल जाते हैं, आपकी इनकम हो जाती है, और फिर आप उसको कहीं भी खर्च करो, आप मूवी देखो, आप मंदिर में चढ़ाओ, कुछ भी करो भाई, इनकम तो कमाई थी आपने 12 महीने की, तो गवर्नमेंट आपसे पूरे 12 मंथ्स का जो है इनकम पर टैक्स लेगी। इसीलिए देखो मैंने नीचे क्या लिखा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी। क्या लिखा मैंने? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी। तो जब जब इनकम का एप्लीकेशन होता है, वो इनकम असेसी के हैंड्स में टैक्सेबल होती है, बिकॉज वहां पर असेसी इनकम को ट्रांसफर तो करता है, लेकिन वो अपने ओन विल पर करता है, कोई ऑब्लिगेशन वहां पर नहीं होता। सपोज करो मिस्टर रामलाल, मेरे क्लाइंट है रामलाल, उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि मैं तुम्हें हर महीने 15,000 घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए दूंगा इनकम में से। अब मुझे बताओ, अगर वो 1 लाख कमाते हैं तो 15,000 तो घर वालों को दे देते, तो क्या वो 85,000 पे टैक्स देंगे? नहीं, टैक्स उनका 1 लाख पर लगेगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, वहां कोई बाउंडनेस नहीं है। समझो बात को। तो जब जब एप्लीकेशन ऑफ इनकम की बात आएगी, हम उस इनकम को असेसी के हैंड्स में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, हम उस इनकम को असेसी के हैंड्स में क्या करेंगे? टैक्सेबल। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है भाई लोगों, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन। डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब ये डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या है, इसको भी समझेंगे, पहले आप लिख लो, इनकम ट्रांसफर्ड बाय assessee under obligation created by deed or law. Income transferred by assessee under obligation created by deed or law. और इसमें आप लोग लिखोगे not included in income of assessee. Not included in income of assessee. तो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? डाइवर्जन का मतलब है कि अपनी इनकम को किसी ऑब्लिगेशन के कारण से, अब ऑब्लिगेशन किस कारण से होती है? या तो बाय डीड, आपने कोई एग्रीमेंट बनाया हो, कोई डीड बनाई हो, या लॉ का कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो और आपको वो इनकम छोड़नी पड़ी, आपको वो इनकम देनी पड़ी, तो दोस्तों वो डाइवर्जन होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा। अच्छा, जब जब डाइवर्जन होता है दोस्तों, उसे असेसी की इनकम में नहीं जोड़ा जाता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, अमर, अकबर और एंथनी। मूवी का नाम है अमर अकबर एंथनी, पुरानी मूवी है। तो किसी फर्म में 3 पार्टनर है, अमर, अकबर और एंथनी। इन लोगों ने एक डीड में एक प्रोविजन लिखा, भाई जिसकी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, उसके जो घर वाले हैं, जो उनकी वाइफ है, जो उनकी भाग्यवान है, धर्म पत्नी है, उनको फर्म के प्रॉफिट में से 20% हिस्सा दिया जाए, ऐसा इन्होंने डीड में लिखा। अब सपोज करो एंथनी की डेथ हो गई, एंथनी जो है भगवान को प्यारा हो गया, बड़े दुख की बात है, ठीक है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, ओम शांति। तो अमर और अकबर ने जैसा डीड में लिखा था, क्योंकि डीड में जो लिखा है भाई वो मानना पड़ेगा, बाउंडनेस है, तो उन्होंने अपनी फर्म का प्रॉफिट हुआ मान लो 10 लाख, किसी ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने 10 लाख में से 20%, अच्छा 10 लाख का 20% कितना होता है? 10 लाख का कैलकुलेटर से करोगे, वैसे ही बता दो, 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख होता है।
वो उन्होंने एंथनी की वाइफ को दे दिया। ठीक है, 10 लाख में से 2 लाख एंथनी की वाइफ को दे दिया बाई द रीजंस ऑफ डीड। लॉ में एग्रीमेंट में लिखा था, एग्रीमेंट किया हुआ था, डीड बनाई हुई थी, पार्टनरशिप डीड पता है आपको। बताओ दोस्तों, फर्म जब प्रॉफिट पे टैक्स देगी, पार्टनरशिप फर्म, तो वो 10 लाख पर देगी या 8 लाख पर? जल्दी से बताओ, 10 लाख पर देगी या 8 लाख पर? द आंसर इज 8 लाख। क्योंकि दोस्तों ये जो 2 लाख रुपया है, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है दोस्तों, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम। देना पड़ेगा, अरे देना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती है। तो जब कोई चीज जबरदस्ती होती है, देना पड़ेगा, तो वो असेसी की इनकम में नहीं जुड़ती। इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द असेसी, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द असेसी। तो कोई भी इनकम अगर ट्रांसफर कर दी जाएगी बाय द असेसी अंडर ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय डीड और लॉ, देन इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द असेसी। तो आई थिंक दोस्तों डाइवर्जन वाली बात आप लोगों को समझ में आई होंगी। या सपोज करो हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, जैसे अभी कोविड आया था, भगवान ना करे वापस आए तीसरा लहर, लोग कहते हैं तीसरा लहर तीसरा लहर। अब उसमें क्या हुआ दोस्तों, जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले, उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने डिडक्ट कर लिया कि कोरोना के लिए चाहिए, क्योंकि कोरोना पर लॉ पास हुआ था। अब उनकी सैलरी में से मान लो 10 दिन का सैलरी या 5 दिन का सैलरी काट दिया, उनको मिला ही नहीं। इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम, सोच समझकर बताना। ये जो 5% कटा सैलरी में से, ये एप्लीकेशन है या डाइवर्जन है? दोस्तों ये डाइवर्जन है, बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी थिंग। देना पड़ेगा, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, देना पड़ेगा। आपसे कोई पूछेगा नहीं भाई कटवाओगे क्या, अरे सैलरी में से 5% कटवाओगे क्या, ऐसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, देना पड़ेगा। तो भाई साहब जब कोई चीज देना पड़ेगा होता है ना, because it is an obligation, it is created by the deed or it is created by the law, so it cannot be included in the income of the assessee। आप उसे असेसी की इनकम नहीं मानोगे। तो एप्लीकेशन जब जब होता है वो इनकम का पार्ट बनता है, डाइवर्जन जब जब होता है वो इनकम का पार्ट नहीं बनता। एप्लीकेशन का मतलब होता है जहां कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप अपने ऑन विश पर, ऑन विल पर दे रहे हो। डाइवर्जन जब जब होता है तो वहां कंपलसरी होता है, वहां ऑब्लिगेशन होती है, वहां डीड होती है। तो एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। ये सारे पॉइंट बेसिक वाले चैप्टर के आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग आपको करा दिए थे। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस देखूं यहाँ पर, सारे क्वेश्चंस हम नॉर्मली यहाँ पर कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको भी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एक बार हो गए हैं, है ना, सारे हो गए हैं भाई, 1 2 3 4। अच्छा, क्वेश्चन बैंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, चैप्टर वाइज मिल रहा है, सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, मैं साथ में जो हमारी ऐप है उसके अंदर भी अपडेट कर दूंगा साथ में क्वेश्चन बैंक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये भी हो गया था ना क्वेश्चन 11, आपको करने के लिए दिया था, कर लिया होगा आपने, नहीं तो व्हाट्सएप करके पूछना आप मेरे को। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है अग्रवाल की एज 40 ईयर्स है, रेजिडेंट इन इंडिया है, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4 करोड़ 50 लाख कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 55 लाख रुपया। इसका टैक्स रेट बताया था मैंने, दैट इज 20%। कितना बताया था? 20% बताया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 65 लाख, इसका टैक्स रेट क्या बताया था, देखो जरा कॉपी में, 15%। और अगर इनकम है 3 करोड़ 30 लाख रुपया। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। assume that Mr. Kashyap has not opted for the provisions of section 115 BAC। देखो ये समझ में आया ना, ये लाइन क्यों आती है, मतलब जो कश्यप है वो 115 बीएसी नहीं लगा रहा है। 115 बीएसी क्या था, ऑप्शनल टैक्स रेट को बोलते थे 115 बीएसी, तो ये मिस्टर अग्रवाल यहाँ पर नहीं लगा रहा। ठीक है, कश्यप है अग्रवाल है, मिस्टर अग्रवाल।
ये कश्यप की जगह अग्रवाल लिखो भाई, अग्रवाल। चलो, अब 4,50,00,000 में भाई जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो जो स्पेशल रेट वाली इनकम है, जैसे 55 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसका टैक्स रेट 20% होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था। 65 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसका टैक्स रेट 15% बताया था, ये निकल गया। बाकी इनकम बचा 3,30,00,000 रुपीज। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल है और एज कितना है इसका, 40 ईयर्स है। मिस्टर अग्रवाल का एज 40 साल है, बताओ। अच्छा, आप ऑप्शनल वाला स्लैब रेट नहीं लगा रहे, तो 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% बनेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% बनेगा, क्योंकि आप ऑप्शनल तो ले नहीं रहे। और 10 लाख से जितना भी ऊपर है 3,30,00,000 तक, उस पर 30% लगेगा। तो ये आपका टैक्स निकल कर आएगा दिस अमाउंट। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये स्पेशल टैक्स रेट है, ये जनरल टैक्स रेट है, तो ये आपका टोटल टैक्स बना। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पर सरचार्ज लगाओगे, ठीक है, आप यहाँ पर सरचार्ज लगाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, वैसे तो देखो टोटल इनकम 4,50,00,000 रुपया है। तो बताओ भाई आप लोग यहाँ पर टैक्स रेट सरचार्ज कौन सा लगाओगे, इसी पर ये क्वेश्चन है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। मैंने जब आप लोगों को सरचार्ज निकालना सिखाया था, सरचार्ज ये देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जब सरचार्ज देखते हैं तो हमारा जो इनकम है वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में आ रहा। तो हम यहाँ पर 25% सरचार्ज लगाएंगे टैक्स पर। कितना लगाएंगे, टैक्स के ऊपर 25% लगाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने एक नोट लिखवाया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि सरचार्ज की रेट 25 और 37 इज नॉट एप्लीकेबल। क्या लिखवाया था, 25 और 37% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रेट लगेगी वो तो 15 लगेगी। हाँ, जो बाकी की इनकम का टैक्स है उस पर आप 25 या 37 जिसमें भी आप फॉल करते हो लगाओ, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर के टैक्स पर आप 25 और 37 सरचार्ज नहीं लगाओगे। कितना लगा सकते, 15% लगा सकते। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन में अभी आपको करवा रहा इसमें देखो, यहां पर दोस्तों जब हम सरचार्ज लगाते हैं, जब हम सरचार्ज लगाते हैं तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट है। तो क्या इस पर 25% और 37% लगेगा दोस्तों, बताओ बताओ लगेगा क्या नहीं लगेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लगेगा, 15%। वैसे इनकम 4.5 करोड़ है। आप सोच रहे होंगे कि पूरे टैक्स पे 25 लगा दो, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पूरे पे हम 25 इसलिए नहीं लगा सकते बिकॉज इस टैक्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है, स्पेशल रेट वाला। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, वो कैपिटल गेन चैप्टर में आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो हम ये वाला जो टैक्स है 11 लाख और 975 मतलब 20,75,000 रुपया, इस पर हम 15% सरचार्ज लगाएंगे, ठीक है। और बाकी का जो हमारा टैक्स है, बाकी का टैक्स ये रहा 97,12,500। अच्छा, अभी भी हमारे इनकम 3,30,00,000 बचता है, तो अभी भी हम 25% वाले स्लैब में आ रहे हैं, क्योंकि 3 से ऊपर हो गया। तो हम बाकी का जो टैक्स होगा, ये जो 97,12,500 इस पर 25 लगेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला टैक्स है उस पर हम 25 नहीं लगाएंगे। तो देखो सरचार्ज एक तो 15% की रेट से लगेगा और एक सरचार्ज 25 की रेट से लगेगा। ये समझ में आया ना आप लोगों को कि 15 क्यों लगा, 25 क्यों लगा। नहीं आया है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज जरूर करें भाई, वैसे आप लोगों को ये सरचार्ज समझ में आ गया होगा। तो सरचार्ज इसको इसको ऐड करो तो ये आता है। अच्छा, टैक्स में सरचार्ज ऐड होएगा, ये ऐड हो गया। अच्छा, फिर सेस तो 4% लगना ही लगना है, ये तो लगता ही है, तो ये आप इस पर लगाओगे, तो ये सेस लग गया। तो ये आपका दोस्तों टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ गया, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। समझ में आया क्या आप लोगों को, इज इट क्लियर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 13 भी लगभग ऐसा ही है, आप लोग घर पर ट्राई करिएगा, होमवर्क दे रहा हूं, नहीं आता है तो पूछिएगा।
अच्छा, ये लाइन इसीलिए बोलता है कि भाई आपको ऑप्शनल वाली स्लैब रेट नहीं लगानी, और प्रैक्टिकली भी कोई नहीं लगाता यार ऑप्शनल स्लैब रेट, सब नॉर्मल भी चलते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे बेनिफिट और डिडक्शन खत्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 13 में आप लोगों को एज ए होमवर्क दे रहा हूं, करिएगा इसको, बहुत अच्छा है। और इसके बाद दोस्तों ये हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा यहाँ पर जो बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक वाला, ये दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा बेसिक वाला जो पार्ट है, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।